नमस्कार। आज हम भारत की कहानी के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर नजर डालेंगे। ये वो पन्ने हैं जहां हमारे देश के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। हम बात करेंगे उन जरूरी कमिटियों और कमिश्नों की जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत के पूरे सिस्टम को, उसके ढांचे को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। ये कहानी है कि कैसे एक देश ने खुद को बनाया, खुद को एक पहचान। तो सवाल ये उठता है कि किसी देश का नक्शा बनता कैसे है और उस देश के अंदर पावर यानी कि शक्ति का बैलेंस कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है। भारत के लिए इन सवालों के जवाब छिपे हैं उन्हीं कमिश्नों की सिफारिशों में जिनकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। देखिए, कोई भी सुधार या बदलाव करने से पहले एक मजबूत बुनियाद चाहिए होती है ना। भारत की आधुनिक डेमोक्रेसी की नींव रखी गई हमारी संविधान सभा ने। इसी सभा ने देश के सबसे अहम दस्तावेज हमारे संविधान को बनाया। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये काम कोई रातों रात नहीं हो गया था। बात शुरू होती है 1946 से, जब पहली मीटिंग हुई। फिर 1949 में संविधान को अपनाया गया और आखिरकार 1950 में इसे लागू किया गया। मतलब करीब करीब 3 साल तक लगातार बहसें हुई, चर्चाएं हुई और बहुत मेहनत लगी। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान के हर एक शब्द के पीछे कितनी गहरी सोच। सोचिए, दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान, इसे बनाने का इतना बड़ा काम कुछ बहुत ही दूर की सोचने वाले नेताओं के हाथ में था। एक तरफ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अध्यक्ष के तौर पर पूरी सभा को संभाल रहे थे, और दूसरी तरफ ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो हमारे संविधान के चीफ आर्किटेक्ट थे। मतलब इसे कानूनी और ढांचागत शक्ल वही दे रहे थे। तो संविधान सभा का काम सिर्फ एक रूल बुक लिखना नहीं था। नहीं, उनका काम था एक नए भारत के लिए एक विजन तैयार करना, एक सपना देखना। उन्होंने ये पक्का किया कि डेमोक्रेसी, समानता और सोशल जस्टिस जैसी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कागज पर ना रह जाएं, बल्कि हमारे देश की आत्मा बने। और यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर सुधारों की पूरी इमारत खड़ी हुई। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश के सामने तुरंत एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। वो ये कि भारत का अंदरूनी नक्शा कैसा होगा, राज्यों को कैसे बांटा जाएगा। और इस बहस के केंद्र में था एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, भाषा। ये एक ऐसा सवाल था जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा था और राजनीति से भी। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। 1948 में सरकार ने धर कमीशन बनाया और उनका साफ साफ कहना था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना देश की एकता के लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए, उस वक्त नेताओं को ये डर था, और ये डर स्वाभाविक भी था, कि अगर भाषा के नाम पर देश को बांटा गया तो कहीं देश और ज्यादा टुकड़ों में ना बंट जाए। धर कमीशन की बात को और मजबूती दी JBP कमेटी ने। JBP मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। सोचिए, देश के 3 सबसे बड़े नेता। उन्होंने भी यही माना कि फिलहाल देश की एकता, सुरक्षा और एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा जरूरी हैं, भाषा से भी ज्यादा। तो एक तरह से ये तय हो गया था कि अभी भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए। 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनकी शहादत ने एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया। जनता की आवाज इतनी बुलंद थी कि सरकार को झुकना पड़ा, और 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बना। इस बड़ी घटना के बाद सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में एक नया कमीशन बनाया, जिसे कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इस कमीशन ने, आप कह सकते हैं, एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने माना कि हाँ, भाषा एक अहम आधार हो सकती है राज्यों को बनाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि राज्य प्रशासनिक और आर्थिक रूप से ठीक से चल पाएगा या नहीं। और इसी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1956 में वो मशहूर कानून बना जिसने भारत के नक्शे को आज वाली शक्ल दी। ठीक है, तो राज्यों का नक्शा तो बन गया, लेकिन अब एक और बड़ा और शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल सवाल सामने आया। सवाल था पावर का। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का सही बंटवारा कैसे हो। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की कहानी का अगला अहम पड़ाव था। हुआ ये कि 1980 आते आते देश की राजनीति बदल रही थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनने लगी थी, और इससे सेंटर और स्टेट्स के बीच तनाव भी बढ़ने लगा था। इसी माहौल में 1983 में सरकारी कमीशन बनाया गया।
ये इस टेंशन को समझने और सुलझाने की पहली बड़ी और सीरियस कोशिश थी। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी आइडिया सामने आया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद। सरकारिया कमीशन ने कहा कि सेंटर और स्टेट्स को एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि पार्टनर की तरह काम करना चाहिए। टकराव की जगह सहयोग हो, बातचीत हो, ताकि देश की मुश्किलों को सब मिलकर सुलझा सके। अब ये स्लाइड देखिए, इससे पता चलता है कि हमारी सोच कैसे आगे बढ़ी। सरकारिया कमीशन ने कहा था कि आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल का इस्तेमाल बहुत ही कम होना चाहिए। फिर लगभग 25 साल बाद आया पूंछी कमीशन। उसने इस बात को और आगे बढ़ाया, कहा कि प्रेसिडेंट्स रूल अड़ाने से पहले राज्य को वार्निंग देना जरूरी होना चाहिए और गवर्नर की नियुक्ति में भी पारदर्शिता हो। मतलब साफ था, बात राज्यों को और ज्यादा अधिकार और सुरक्षा देने की तरफ बढ़ रही थी। पूंछी कमीशन ने एक और बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट दिया, फेडरल मोरालिटी या संघीय नैतिकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट्स के रिश्ते सिर्फ कानून की किताबों से नहीं चलेंगे। इनके बीच आपसी सम्मान, भरोसा और संवैधानिक सिद्धांतों का होना भी जरूरी है। ये एक तरह से रूल बेस्ड सिस्टम से वैल्यू बेस्ड सिस्टम की तरफ जाने का इशारा था। तो इन सारी कमेटियों और कमीशनों के सफर से हम क्या सीखते हैं? चलिए इस पूरी बातचीत का सार समझते हैं। सबसे बड़ी बात जो समझ आती है वो ये है कि भारत का जो सिस्टम है वो पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा चीज की तरह है जो वक्त के साथ सांस लेता है और बदलता है। ये सारे कमीशन यही साबित करते हैं कि हमने चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने सिस्टम को बदला है, सुधारा है। ये एक सफर है जो लगातार जारी है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। अतीत में चुनौतियां भाषा और पावर को लेकर थीं। भविष्य में नई चुनौतियां होंगी, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, आर्थिक मुद्दे। ये नई चीजें हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे टेस्ट करेंगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले कल में भारत का लोकतंत्र इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को कैसे बदलता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।